हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग ले रहे हैं कि हमेशा के लिए राजमार्गों को कैसे कर सकते हैं बाधित। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों द्वारा सड़क बाधित किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हमेशा के लिए राजमार्गों को बाधित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी समस्या का हल न्यायिक मंच, आंदोलन या संसद में बहस से हो सकता है, लेकिन राजमार्गों को कैसे बाधित किया जा सकता है और यह हमेशा के लिए नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट व्यवस्था देता है, लेकिन उसे लागू करने का दायित्व कार्यपालिका का है। किसान संगठनों को मामले में पक्षकार बनाने के लिए सरकार को अर्जी दाखिल करने का समय देते हुए कोर्ट ने मामले को 4 अक्टूबर को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। ये टिप्पणियां गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एम सुंदरेशन की पीठ ने नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। मोनिका ने याचिका दाखिल कर किसान आंदोलन के चलते सड़क बाधित होने पर दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट की जगह 2 घंटे का समय लगने का मुद्दा उठाया है। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आंदोलन के नाम पर सड़क बाधित नहीं की जा सकती है। प्रदर्शन निश्चित चिन्हित जगह पर हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, देश के हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी ने दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ सिखाया है। हर देश इस संकट से अपने अपने तरीके से निपटने में लगा है। भारत ने इस दौरान अपनी ताकत बढ़ाने व आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास और केंद्रीय पेट्रो-रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का गुरुवार को वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद मोदी ने कहा कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज या स्नातक चिकित्सा शिक्षा संस्थान शुरू करने की नीति पर काम किया जा रहा है। आयुर्वेद और योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ भी की। मोदी ने हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और दौसा जिला मुख्यालयों पर बन रहे मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करने के बाद मेडिकल सुविधाओं में वृद्धि करना बहुत चुनौतीपूर्ण था, पर हमने इसे स्वीकार और मिलकर हालात बदलने की कोशिश की है। नेक्स्ट न्यूज है कि भूलिए बुढ़ापे की चिंता, सरकार रखेगी ध्यान। आने वाले 10 वर्षों में देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों से जुड़ी जरूरी सुविधाओं को विस्तार देने का काम शुरू कर दिया है। इसमें वर्ष 2030 तक सभी सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के बेहतर उपचार के लिए सोशल मेडिकल वार्ड की स्थापना करना और सभी जिलों में कम से कम एक ओल्ड एज होम खोलने का प्रस्ताव शामिल है। इस समय देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी करीब 11 करोड़ है, जो वर्ष 2030 तक 23 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस लिहाज से इनसे जुड़ी सुविधाओं को विस्तार देने की योजना बनाई है। इनमें सबसे ज्यादा फोकस उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास और पोषण पर है। वैसे भी वृद्धावस्था में मुख्य रूप से यही चुनौतियां रही है। सरकार ने अपनी इन पहलों में बुजुर्गों के पोषण की जो योजना बनाई है, उनमें ऐसे सभी बुजुर्गों को मिड डे मील की तर्ज पर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा जो अकेले और बेसहारा हैं, जिनके घरों में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है, कचरा मुक्त होंगे शहर, जल सुरक्षा की मिलेगी गारंटी। स्वच्छता अभियान की सफलता के बाद शहरों को कचरा मुक्त बनाने और उन्हें जल सुरक्षा प्रदान करने की 2 प्रमुख योजनाओं का शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। अगले 5 वर्षों के भीतर शहरों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे महानगरों व शहरों के बाहरी हिस्से में कूड़े के पहाड़ बनने की नौबत नहीं आए। इसी तरह देश के सभी शहरों में हर घर को जल के लिए नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही शहरों के सीवेज के पानी को साफ कर दोबारा उपयोग करने लायक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन और अमृत के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे।
स्वच्छता अभियान के पहले चरण की सफलता के बाद उसे बनाए रखने और नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दूसरे चरण की तैयारी कर ली गई है। इसके तहत साफ सफाई से निकलने वाले कूड़े का प्रबंधन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हेडिंग पर, कि एफटीए करने को तैयार भारत और ऑस्ट्रेलिया। तकरीबन 10 वर्ष पहले कारोबारी समझौता करने के लिए वार्ता शुरू करने और वर्ष 2015 में इसे ठंडे बस्ते में डालने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर कहा है कि वे अगले वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देंगे। गुरुवार को भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के कारोबार मंत्री डैन तेहान के बीच भावी एफटीए के लिए वार्ता शुरू हुई है। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि 2022 के अंत तक एफटीए को लेकर विमर्श पूरा किया जाएगा। हालांकि एक अंतरिम समझौता इसी साल के अंत तक कर लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच ट्रेड समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर पिछले दिनों वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुई बैठक में सहमति बनी थी। बीते 10 दिनों में ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जिसके साथ भारत ने एफटीए करने के लिए वार्ता शुरू की है। इसके पहले संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए को लेकर बातचीत शुरू की जा चुकी है। यूरोपीय संघ के साथ भी पूर्व में कई दौर की वार्ता होने के बाद नए सिरे से बातचीत शुरू की गई है। जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच भी कारोबारी वार्ता शुरू होने वाली है। गोयल ने बताया कि हम एक समग्र कारोबारी समझदारी, साझेदारी और समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सीमा समझौता होने तक चीन के साथ होती रहेंगी झड़पें। सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने गुरुवार को कहा कि जब तक भारत और चीन के बीच सीमा समझौता नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें होती रहेंगी। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में जनरल नरवाने ने कहा कि हमारे बीच सीमा का मुद्दा लंबित है, किसी भी तरह का दुस्साहस हो सकता है और हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं, जैसा हम अतीत में दिखा चुके हैं। ऐसी घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं हो जाता, वह है सीमा समझौता। हमारी सभी कोशिशें इसी दिशा में होनी चाहिए ताकि उत्तरी सीमा पर स्थायी शांति हो सके। अफगानिस्तान के बारे में सेना प्रमुख ने कहा कि हालिया घटनाक्रम पर निश्चित रूप से सेना का ध्यान है। वह लगातार खतरे का आकलन कर रही है और उसके मुताबिक रणनीतियां बन रही हैं। जहां तक आतंकी खतरे का संबंध है तो भारतीय सेना सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में हमारा बेहद गतिशील आतंकरोधी ग्रिड है जो खतरे के आकलन और हमारे पश्चिमी पड़ोसी की आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में के बेहतर स्तर पर आधारित है। जनरल नरवाने ने कहा कि इसमें उतार चढ़ाव के आधार पर हम अपने अभियानों के स्तर में भी बदलाव करते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटनाक्रमों ने हमारे पश्चिमी एवं पूर्वी मोर्चे पर हमारी सक्रिय एवं विवादित सीमाओं पर जारी चुनौतियों को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है, क्वाड के साथ आकस भी आवश्यक। पिछले कुछ दिन हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर खासे हलचल भरे बीते हैं। क्वाड और आकस जैसे संगठन इस हलचल के केंद्र में रहे हैं। चूंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र समान विचार वाले लोकतांत्रिक देशों की सहभागिता और सक्रियता वाला ऐसा क्षेत्र है जिनका उद्देश्य निरंतर निरंकुश होते चीन पर अंकुश लगाना है, तो ऐसे देशों के इन दोनों संगठनों से यही अपेक्षाएं भी लगी हुई हैं। इस बीच अचानक से अस्तित्व में आए आकस ने अवश्य कुछ चौंकाने का काम किया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के इस नए संगठन को लेकर आलोचना की जा रही है कि जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले से ही क्वाड के सदस्य हैं तो फिर इस नए संगठन की क्या आवश्यकता थी। यदि ब्रिटेन को ही साथ लाना था तो क्वाड का विस्तार किया जा सकता था। जो लोग इन बिंदुओं पर आकस की आलोचना और इससे क्वाड के राह भटकने की बात कर रहे हैं वे सही नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दबंगई और उसकी काट के लिए जारी अमेरिकी प्रयास के बीच इतनी गुंजाइश अवश्य है कि उसमें एक से अधिक संगठन सक्रिय रह सकें। ऐसे में आकस और क्वाड के समानांतर रूप से संचालन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
दरअसल अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका के बारे में यही धारणा बनती दिख रही है कि वह अपने अन्य साझेदारों को भी अधर में छोड़ सकता है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित होती है। आकस के मामले में भी यही हुआ है। इस साझेदारी और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा करार से बाहर होने पर फ्रांस ने बहुत तक तेवर दिखाए। केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ को भी यह नागवार गुजरा। भारत के भी एक तबके ने यह सवाल उठाया कि अमेरिका जो तकनीक भारत को देने के लिए तैयार नहीं, वह ऑस्ट्रेलिया को देने जा रहा है। यहां तक बातें हुई हैं कि आकस के अस्तित्व में क्वाड हाशिए पर चला जाएगा। ऐसी आपत्तियां वास्तव में अनिश्चित हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ अमेरिका का पहले से ही सुरक्षा को लेकर समझौता है। इससे अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को उपरोक्त तकनीक हस्तांतरण में कोई बाधा नहीं है, जबकि भारत का अमेरिका से ऐसा कोई करार नहीं है। जिन लोगों को यह चिंता सता रही है कि आकस के कारण क्वाड किनारे लगा दिया जाएगा, उन्हें यह समझना चाहिए कि आकस जैसे सामरिक साझेदारी के उलट क्वाड व्यापक सहयोग वाली विस्तारित अवधारणा है। बीते दिनों क्वाड राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में बनी सहमति बिंदुओं से यही स्पष्ट दिखता है कि उसमें अवसंरचना, विकास, जलवायु परिवर्तन से लेकर निवेश जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। क्वाड वैश्विक महत्व के अहम बिंदुओं पर समग्रता में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध दिखता है। जैसे यूरोपीय संघ के साथ वह कनेक्टिविटी के मसले पर सहयोग बढ़ाना चाहता है। क्वाड के सदस्य भारत जैसे देश की आकस को लेकर कोई असहजता नहीं होनी चाहिए। वास्तव में चीन पर किसी भी प्रकार से बनाया जा रहा दबाव भारत के लिए अच्छा ही है। इस बीच भारत को चाहिए कि वह इन नई साझेदारियों से फ्रांस जैसे जो पुराने सहयोगी छिटक रहे हैं, उन्हें मनाने और साधने में मध्यस्थता करने के प्रयास करे, ताकि चीन के खिलाफ न केवल मोर्चा और मजबूत किया जा सके, बल्कि उसमें किसी भी तरह के बिखराव की आशंका समाप्त हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने फिर अदालती व्यवस्था में सुधार पर चर्चा शुरू की है। इस बार उन्होंने उसके भारतीयकरण पर बल दिया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अदालती भाषा और प्रक्रिया आम आदमी के लिए इतनी दुर्लभ है कि वह इसे जानने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इतना ही नहीं, उसका अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अपनी 5000 साल पुरानी पारदर्शी और उन्नत अदालती व्यवस्था होने के बावजूद हम अपने निर्णयों में विदेशी सिद्धांतों की मदद लेते हैं, जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है। वैदिक काल में अदालतों को सभा कहा जाता था। वे स्थानीय स्तर पर एक गांव या आसपास के कुछ गांवों के विवादों का निपटारा अपने स्तर पर कर देती थी। इस न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा इस कदर था कि बहुत कम मुकदमे ऐसे होते थे जिन्हें राजधानी ले जाना पड़ता था, जहां दो तरह की अदालतें होती थीं। राजा की अदालत सबसे बड़ी होती थी, किंतु उसके नीचे भी एक अदालत होती थी जिसमें एक न्यायाधीश तथा आम नागरिकों के बीच चुने गए कुछ लोग होते थे, जिन्हें आज की भाषा में ज्यूरी कहा जाता है। आज कानून की भाषा और अदालती प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें वादी कहीं दूर बेचारा सा खड़ा दिखाई देता है। न्यायाधीश, अधिवक्ता और जटिल कानून न्यायिक व्यवस्था में केंद्र में आ जाते हैं। कानूनों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुझाव भी आए हैं, किंतु उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका है। मालिमत कमेटी ने 2003 में अपनी रिपोर्ट में इस पर व्यापक अनुशंसा की थी। उसमें कहा गया था कि हर कानून में अनुसूची जोड़कर उसे स्थानीय भाषा में भी लिखकर शामिल किया जाए। उनका मत था कि इससे आम आदमी कानून की समझ विकसित कर सकेगा और उसका भरोसा बढ़ेगा। वैदिक अदालतों की दूसरी खासियत यह थी कि उनकी पहुंच सुदूर गांवों तक थी और अधिकतर मामलों का अंतिम निपटारा वहीं से होता था। अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रतिबद्ध लोग वहीं पंचों की भूमिका में थे। स्थानीय परिस्थितियों और परंपराओं से वे बखूबी वाकिफ थे। वैदिक अदालतें न्याय करते समय केवल तकनीक या कानून के आधार पर ही नहीं, अपितु संदर्भानुसार मध्यस्थता और समझौते का व्यापक प्रयोग करती थीं। ग्रामीण न्यायालयों के न्यायाधीशों को तो पंच के ही पद से आज भी संबोधित किया जाता है। मध्यस्थता की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें मुकदमे के दोनों पक्षों से कोई हारता नहीं, अपितु दोनों ही अपने को विजेता मानते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं और अपील की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ऊपर की अदालतों पर मुकदमों का बोझ नहीं पड़ता। हमारे पास इस समय सैद्धांतिक तौर पर मध्यस्थता, सुलह तथा
पंच निर्णय के विकल्प मौजूद हैं, किंतु उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। मुहिम चलाकर उनका प्रचार प्रसार करने तथा अदालतों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है कांग्रेस का बिखराव। फिर से वही कांग्रेस की अंतरकलह, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। अब है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि हॉकी के कुछ दिग्गज प्लेयरों ने, उससे पहले है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि एग्रो केमिकल्स की चुनौतियां खत्म करेगी सरकार। फसल सुरक्षा में एग्रो केमिकल्स की भूमिका अहम है। भारत एग्रो केमिकल्स के उत्पादन में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कांग्रेस ने जो पूर्व सरकार थी उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। एग्रो केमिकल सेक्टर में को देश के 12 चैंपियन सेक्टर में शामिल किया गया है। निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र की मुश्किलों की ओर आसान किया जाएगा। क्रॉप लाइफ इंडिया की 41वीं आम सभा में तोमर ने गुरुवार को कहा कि इसके जरिए भारत वैश्विक स्तर पर होने वाली एग्रो केमिकल्स की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तोमर ने कहा कि कोविड-19 के अभूतपूर्व वैश्विक संकट के दौरान भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में किसानों ने अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, आज से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से अपने आप नहीं कटेंगे पैसे। 1 अक्टूबर से विभिन्न नियमों में ऐसे कई बदलाव होंगे जो ग्राहकों एवं आम उपभोक्ता समेत विशेष वर्ग को सीधे प्रभावित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देश के अनुसार 1 अक्टूबर से किसी भी बैंक ग्राहक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से अपने आप पैसे नहीं कटेंगे। नए नियमों के तहत केंद्रीय बैंक ने बैंकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी AFA को प्रभाव में लाने को कहा है। इसका मतलब है कि ग्राहक की मंजूरी के बिना राशि नहीं काटी जा सकती है। बैंक राशि काटने से 24 घंटे पहले ग्राहक को एक सूचना भेजेगा और भुगतान ग्राहक की मंजूरी दिए जाने के बाद ही होगा। यह उन मामलों में होगा जिनमें ग्राहक किसी सुविधा के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर पंजीकृत रखते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में न्यूज़ है कि 2 सितारों ने लिया संन्यास। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के अहम सदस्य रहे स्टार ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह और डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ा ने युवाओं के लिए रास्ता बनाने की कवायद में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से तुरंत प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। रुपिंदर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फैसले की घोषणा की, जबकि लाकड़ा ने संन्यास की जानकारी हॉकी इंडिया को दी थी। लाकड़ा के बारे में हॉकी इंडिया ने ट्वीट करके बताया कि मजबूत डिफेंडर और भारतीय हॉकी टीम के सबसे प्रभावी खिलाड़ियों में से एक ओडिशा के स्टार लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कहने का फैसला किया है। हैप्पी रिटायरमेंट वीरेंद्र लाकड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के उप कप्तान रहे लाकड़ा ने हालांकि बाद में अपने फेसबुक पेज पर लंबी पोस्ट लिखकर अपनी बात कही। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि दोनों खिलाड़ियों को बता दिया गया था कि अगले सप्ताह से बेंगलुरु में शुरू हो रहे राष्ट्रीय शिविर में उन्हें जगह नहीं मिलेगी। तो ये आज का यानी 1 अक्टूबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।